अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, भारत की एक ऐसी कंपनी जो 150 साल से भी पुरानी है, जो नमक और चाय बनाने से शुरू हुई थी और आज 2025 के अंत में आईफोन्स बना रही है और देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब भी लगा रही है। ये सुनने में ही मतलब कमाल लगता है ना? हाँ। आज हम बात कर रहे हैं टाटा समूह की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी पूरी कहानी बताते हैं, जमशेदजी टाटा के दिनों से लेकर रतन टाटा के ग्लोबल दौर तक और अब भविष्य की टेक्नोलॉजी तक। बिल्कुल। हाँ। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये विशाल ऐतिहासिक ग्रुप आज भी इतना रेलेवेंट और कटिंग एज बना हुआ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें मेरे ख्याल से 3 थीम्स को देखना होगा। ओके। पहला, एक भारत केंद्रित बिजनेस से एक ग्लोबल पावर हाउस बनने का सफर। दूसरा, इसका अनोखा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जहां ज्यादातर हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट का है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और तीसरा, जो शायद सबसे रोमांचक है, वो है सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्यूचर टेक में इसका जबरदस्त कदम। ये तीनों धागे मिलकर ही टाटा की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहते हैं किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है। और जमशेदजी टाटा के पास तो 4 बड़े सपने थे। हाँ, 1868 में जब उन्होंने शुरुआत की तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते थे। उनका विजन था एक स्टील कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास होटल, एक टॉप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये सुनने में किसी बिजनेसमैन का नहीं बल्कि किसी राष्ट्र के संस्थापक का प्लान लगता है। यही तो सबसे खास बात है। ये लक्ष्य प्रॉफिट और नेशन बिल्डिंग का एक अनूठा मिश्रण थे। जमशेदजी जानते थे कि अगर भारत को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ना है तो उसे स्टील, बिजली और ज्ञान की जरूरत होगी। और उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने नींव रखी। देखिए ये कैसे हकीकत में बदले। 1907 में TISCO, जो आज टाटा स्टील है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बना। फिर 1903 में ताजमहल पैलेस होटल, हाँ, जो उस समय के हिसाब से भारत का पहला और सबसे आधुनिक लग्जरी होटल था। और एजुकेशन वाला सपना, वो भी पूरा हुआ। 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे हम IISc बैंगलोर कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। वो आज भी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। और टाटा पावर 1910 में। तो आप देखिए, ये सिर्फ कंपनियां नहीं थीं, ये भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। जमशेदजी ने वो DNA तैयार किया जो आज भी ग्रुप में दिखता है कि बिजनेस करो लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ। और फिर पीढ़ियां बदलीं और 1991 में आए रतन टाटा। ये वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी। बिल्कुल, लिबरलाइजेशन का दौर। और टाटा ग्रुप, जो अब तक काफी हद तक भारत पर ही केंद्रित था, अचानक दुनिया के मंच पर आ गया। उनके 21 साल के कार्यकाल में ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना और मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। ये आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं, लेकिन उनके पीछे की सोच और भी दिलचस्प है। उस दौर की स्ट्रैटेजी को अक्सर रिवर्स कॉलोनियलिज्म कहा जाता था। रिवर्स कॉलोनियलिज्म मतलब एक भारतीय कंपनी अब ब्रिटिश आइकॉन खरीद रही थी। हाँ, जैसे 2000 में टाटा टी ने ब्रिटेन की मशहूर कंपनी टेटली को खरीद लिया। मतलब एक भारतीय कंपनी ने अंग्रेजों को उनकी अपनी चाय बेचनी शुरू कर दी। बिल्कुल, इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया घूमना। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो बड़ी बड़ी डील्स हुई। हाँ, टाटा स्टील ने एंग्लो डच कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जो उस समय टाटा स्टील से कई गुना बड़ी थी। लेकिन जो डील सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी जैगवार और लैंड रोवर, JLR। बिल्कुल, टाटा मोटर्स द्वारा फोर्ड से JLR का अधिग्रहण। हाँ, वो डील तो एक बहुत बड़ा जुआ लग रही थी। JLR उस वक्त बहुत घाटे में थी। फोर्ड तो उसे बेचकर छुटकारा पाना चाहता था। सही बात है। तो रतन टाटा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो फोर्ड जैसी कंपनी को नहीं दिखा? यही तो विजन की बात है। जैसा कि प्रोफेसर अनिल गुप्ता कहते हैं, जहां दूसरों को एक घाटे में चल रही कंपनी दिख रही थी, रतन टाटा को उसमें प्रतिष्ठा का प्रतीक और एक जबरदस्त टर्न अराउंड का मौका दिखा। उन्होंने उस ब्रांड की विरासत को समझा और उसमें निवेश किया, और नतीजा हम सबके सामने है। आज JLR टाटा मोटर्स के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही। रतन टाटा ने यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां सिर्फ सस्ते माल बनाने वाली नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांड्स को सफलतापूर्वक चला सकने वाली मैनेजर भी हैं। लेकिन उनके सारे बड़े दांव सफल तो नहीं हुए। टाटा नैनो की कहानी, 1 लाख वाली कार, उसे कैसे देखें? वो तो एक फेलियर मानी जाती है ना? व्यावसायिक रूप से हाँ, वो सफल नहीं रही,
लेकिन इसे सिर्फ फेलियर के तौर पर देखना अधूरी कहानी होगी। अच्छा, नैनो का आइडिया अपने आप में क्रांतिकारी था, हर भारतीय परिवार को एक सुरक्षित कार देना। ये दिखाता है कि टाटा का इनोवेशन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी सोचता है। मतलब सोच बड़ी थी। बहुत बड़ी। भले ही कार नहीं चली, लेकिन इसने फ्रूगल इंजीनियरिंग का एक नया बेंचमार्क सेट किया। और कहते हैं कि इससे मिली सीख ने टाटा मोटर्स को बाद में टियागो और नेक्सन जैसी सफल गाड़ियां बनाने में मदद की। और ये भी दिलचस्प है कि एक तरफ वो इतनी बड़ी ग्लोबल डील्स कर रहे थे और दूसरी तरफ व्यक्तिगत तौर पर वो पेटीएम, अर्बन कंपनी और ओला कैब्स जैसे भारतीय स्टार्टअप्स में बहुत शुरुआती स्टेज पर। हाँ, बहुत शुरुआती स्टेज पर निवेश कर रहे थे। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया थी। यही उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। वो समझ रहे थे कि भारत का भविष्य डिजिटल और सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था में है और वो इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे। ये निवेश बताते हैं कि वो सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में नहीं बल्कि पूरे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के बारे में सोच रहे थे। हम आते हैं उस चीज पर जो टाटा को सबसे अलग बनाती है, इसका मालिकाना हक। 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स का है। हाँ, ये तो किसी भी बड़ी ग्लोबल कॉर्पोरेशन के लिए अनहर्ड ऑफ है। मतलब कंपनी का ज्यादातर मुनाफा समाज के काम आ रहा है। लेकिन एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ये एक हैंडीकैप नहीं है? जब आपको तेजी से फैसले लेने हो, अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने हो, तो क्या ये स्ट्रक्चर आपको धीमा नहीं करता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती है। एक तरफ ये स्ट्रक्चर आपको तिमाही नतीजों के दबाव से बचाता है। अच्छा, आपके पास लंबी अवधि की सोचने की आजादी होती है। आपको पता है कि आपका अंतिम लक्ष्य सिर्फ शेयरधारकों को खुश करना नहीं बल्कि समाज में योगदान देना है। ये आपको एक नैतिक शक्ति देता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, इससे फैसले लेने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। एक्टिविस्ट निवेशक शायद इस मॉडल को पसंद ना करें क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर होता है। तो क्या ये एक सुपर पावर है या एक कमजोरी? मेरे हिसाब से ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, एक दोधारी तलवार। ये आपको स्थिरता और एक मजबूत नैतिक आधार देता है। आपकी कंपनियों में काम करने वाले लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, उन्हें एक बड़े मकसद से जुड़ाव महसूस होता है। ये टाटा आचार संहिता में साफ झलकता है, जिसे टाटा कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। हाँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष नीतियां, ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि कंपनी की आत्मा है। और इस आत्मा का सबसे बड़ा इम्तिहान शायद 2008 में ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के समय हुआ। बिल्कुल, वो एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन टाटा ग्रुप की प्रतिक्रिया असाधारण थी। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से हमले से प्रभावित सभी 80 कर्मचारियों के परिवारों से मुलाकात की। सिर्फ बातें नहीं की, काम किया। हमले के 20 दिनों के अंदर उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक नया ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट ने उन परिवारों की जिंदगी भर की जिम्मेदारी ली, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई, उनका मेडिकल खर्च, सब कुछ। वाओ! यहां तक कि होटल के आसपास जो ठेले वाले और दुकानदार घायल हुए थे, उनकी भी मदद की गई। ये तो किसी भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR की किताब से बहुत आगे की बात है। ये कोई PR एक्सरसाइज नहीं थी। नहीं, ये एक गहरा मानवीय जेस्चर था। सही कहा। और यही मानवीय दृष्टिकोण आज भी उनके सबसे बड़े दाव में एक अनोखी भूमिका निभा रहा है, जो कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है। अब हम वर्तमान चेयरमैन N चंद्रशेखरन के दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, 2025 के अंत में टाटा एक और बड़े बदलाव से गुजर रहा है और ये बदलाव बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। स्टील, कार और चाय से सीधे सेमीकंडक्टर और आईफोन्स पर। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। क्या ग्रुप इसके लिए तैयार है? देखिए, ये छलांग जरूरी है। चंद्रशेखरन का फोकस साफ है, भविष्य के उद्योगों पर दाव लगाना। और वो छोटे मोटे दाव नहीं लगा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजरात के धोलेरा में $11 बिलियन की निवेश से भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बन रहा है। ये वो जगह होगी जहां मेड इन इंडिया चिप्स बनेंगी। और असम में भी कुछ है? हाँ, असम में $3 बिलियन के निवेश से एक OSAT फैसिलिटी लग रही है। ये भारत को ग्लोबल चिप सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बना देगा। और आईफोन्स की असेंबली, एक भारतीय कंपनी का एप्पल के लिए आईफोन बनाना, ये तो कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। हाँ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का होसुर प्लांट अब ये कर रहा है। ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और साथ ही एप्पल के लिए भी, जो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ये दिखाता है कि टाटा ग्रुप अब उस लीग में खेलने के लिए तैयार है जहां क्वालिटी और प्रिसिशन के उच्चतम मानकों की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये नए हाईटेक बिजनेस हैं और दूसरी तरफ वो अपने पुराने बिजनेस को भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, खासकर एविएशन में एयर इंडिया और विस्तारा का विलय। और एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट का विलय भी। हाँ, ये सब क्या एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है?
बिल्कुल, टाटा एविएशन में एक मजबूत एकीकृत खिलाड़ी बनना चाहता है। नवंबर 2024 में एयर इंडिया और विस्तारा के विलय से एक बड़ी फुल सर्विस एयरलाइन बनी है जो इंटरनेशनल स्तर पर compete कर सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट के लिए? अक्टूबर 2024 में लो कॉस्ट कैरियर्स के विलय से एक मजबूत डोमेस्टिक खिलाड़ी तैयार हुआ है। लक्ष्य साफ है, एक फुल सर्विस और एक लो कॉस्ट, दो मजबूत ब्रांड्स के साथ बाजार में उतरना। तो अब वो बिखरे हुए नहीं बल्कि एक फोकस्ड खिलाड़ी हैं। सही। और फिर है टाटा न्यू सुपर ऐप। एक ऐप में बिग बास्केट का ग्रोसरी, 1mg की दवाइयाँ, क्रोमा का इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सुपर ऐप बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। कई कंपनियां कोशिश करके असफल हुई हैं। तो क्या टाटा न्यू के सामने भी वैसी ही चुनौतियां नहीं हैं? चुनौतियां तो बहुत बड़ी थीं। शुरुआत में ऐप को अलग अलग ब्रांड्स और उनके सिस्टम्स को एक साथ लाने में काफी दिक्कतें आईं। कस्टमर एक्सपीरियंस भी उतना सीमलेस नहीं था। लेकिन अब कुछ सुधार है? हाँ, ग्रुप ने इस पर लगातार काम किया है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2025 तक इसके नतीजे दिखने लगे हैं, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम न्यू कॉइन्स के इंटीग्रेशन के बाद बिग बास्केट पर रिपीट ऑर्डर में 18% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, ये एक अच्छा संकेत है। हाँ, पर अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। सुपर ऐप का असली इम्तिहान यही है कि क्या वो सच में अपनी सभी ब्रांड्स को एक धागे में पिरोकर ग्राहक को एक आसान और फायदेमंद अनुभव दे सकता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। एक राष्ट्र निर्माता के रूप में शुरुआत, फिर रतन टाटा के नेतृत्व में एक ग्लोबल खिलाड़ी बनना और अब 2025 में एक हाईटेक पावर हाउस के रूप में उभरना। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा के दौरान वो परोपकारी और नैतिक नींव हमेशा साथ रही है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमारे स्रोतों में कुछ विवादों का भी जिक्र है, जैसे मुन्नार और कलिंगनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर हुए विवाद, या तंजानिया में एक प्लांट को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं। यह हमें याद दिलाता है कि इतने बड़े पैमाने पर काम करने की अपनी चुनौतियां होती हैं। हाँ। तो सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे टाटा समूह सेमीकंडक्टर जैसे पूंजी गहन और हाई स्टेक क्षेत्रों में उतर रहा है, जहां हर फैसले पर अरबों डॉलर दांव पर लगे होते हैं, और जहां वो एप्पल जैसे ग्लोबल दिग्गजों के साथ काम कर रहा है जिनके अपने कठोर नियम और दबाव होते हैं। बिल्कुल। ऐसे में क्या वो अपनी ऐतिहासिक जन केंद्रित नैतिक संहिता और आधुनिक ग्लोबल कैपिटलिज्म के निर्मम दबावों के बीच संतुलन बना पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक भारतीय हृदय वाली कंपनी सच में अपने मूलभूत मूल्यों से समझौता किए बिना ग्लोबल हाईटेक मंच पर मुकाबला कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले दशकों में टाटा का भविष्य तय करेगा।